नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। आपकी बात में आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में कैसा उपद्रव हुआ, ये सभी ने देखा। गणतंत्र दिवस के दिन पूरा राष्ट्र इनकी हरकतों से शर्मसार हुआ। 300 से ज़्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान घायल हुए। उत्पात मचाने वालों में से एक की तो ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई। अब पुलिस ने शांतिपूर्ण आंदोलन का लिखित वायदा कर हिंसा और दहशत फैलाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। हिंसा के खिलाफ अब तक 22 FIR दर्ज किए जा चुकी हैं। किसानों के 2 गुटों ने तो आंदोलन वापस लेने की घोषणा भी कर दी है। लेकिन सवाल है कि लोकतंत्र को ट्रैक्टर के टायर के नीचे कुचला जाना क्या एक महज संयोग है या एक प्रयोग था? सवाल ये भी है, आखिर दिल्ली के कितने गुनहगार हैं? हथियार लेकर नहीं चलना, तय रूट का पालन करना, ट्रॉलियों के बिना ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली में प्रवेश करना, ये वो शर्तें थी जिस पर सहमति किसान नेताओं और पुलिस के बीच बनी और इसी के बाद ट्रैक्टर रैली की अनुमति मिली। लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली में शामिल प्रदर्शनकारियों ने नियमों का खुलेआम उल्लंघन शुरू कर दिया। इन तस्वीरों में कोई भी नियम पालन करते दिखाई नहीं पड़ा। आप खुद देखिए। ट्रैक्टर रैली की आड़ में आंदोलनकारियों ने दिल्ली की सड़कों पर जो तांडव किया वो पूरे देश में आलोचना का विषय बना। सवाल उठा, किसानों की आड़ में ये हुड़दंगी कौन थी? शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर ये कैसी और किसकी साजिश थी? देश की आन बान और शान का अपमान करने वाले ये विलेन क्या किसान थे? अगर नहीं तो किसानों के नेता क्या इसमें फेल नहीं हुए? जाहिर है गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के हिंसक आंदोलन की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने किसान आंदोलन की विश्वसनीयता और नीयत दोनों पर सवाल उठा दिया। इसके बाद किसान संगठनों में 2 फाड़ होने की खबर भी सामने आई। हालांकि किसान संगठनों का अब भी दावा है कि दिल्ली में हिंसा के पीछे किसान नहीं बल्कि चंद असामाजिक तत्व थे। इसलिए नहीं आए थे कि देश को, अपने आप को 26 जनवरी को सबको बदनाम करने का काम हमने किया, इसलिए हम नहीं आए थे। हमारा निर्णय स्पष्ट है। VM सिंह, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए, देखो, जिसने उत्पाद मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था? मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही है। वो सारे गैर समाज के तत्व, जो गैर समाज के तत्व हैं, वो लोगों को भड़का लेते हैं। वो इस तरीके की कोई गलबात होगी। बाकी यही है कि उसका कंडेम करते हैं। ट्रैक्टर रैली की आड़ में हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है। अब तक 200 से अधिक उपद्रवियों को हिरासत में लिया जा चुका है। 2 दर्जन से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी हैं। बड़े नेताओं, जिनमें राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव समेत कई बड़े किसान नेता हैं, उन सब पर FIR हुई है। CCTV कैमरों के फुटेज निकालकर उपद्रवियों की पहचान का सिलसिला भी जारी है। हिंसा से जुड़े मामलों की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। स्पेशल सेल इससे जुड़ी धरपकड़ में जुटा है। इधर गृह मंत्रालय भी बैठकों पर बैठकें कर सारे हालात की समीक्षा करते हुए दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब कर रहा है। वहीं इस मामले पर सियासी बयानबाजी की बाढ़ भी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने स्थिति को इतना खराब होने दिया। कल जो हुआ वह पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम है, पर यह योजना किसानों की नहीं बल्कि आंदोलन को बदनाम करने की योजना और साजिश है। तिरंगे का अपमान तो कहीं भी ठीक नहीं है, कोई भी करे, लेकिन सवाल इस बात है कि वो आदमी है कौन? दिल्ली हिंसा को लेकर मध्य प्रदेश में भी आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट किया कि देश की अदालत ये जरूर पूछेगी आखिर दिल्ली पुलिस को सरकार से क्या आदेश था। वहीं कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया
कि किसान रैली में हिंसा बीजेपी की प्रायोजित थी, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस दूसरे के बच्चे को झूला झुलाकर वाहवाही ना लूटे। ये व्यापार है जिसे नरेंद्र मोदी जी ने ये तीनों कानून इकट्ठे क्यों लाए गए? केवल बड़े बड़े खरबपति अरबपतियों को एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट में, बाजार में प्रवेश देने के लिए। कहीं न कहीं इसमें बीजेपी का प्रायोजित था ये कराया, इसमें बीजेपी के लोगों का हाथ है। जो भी उत्पात मचाया वो निंदनीय था और मुझे तो इन शरारतों में साजिशों की बू आती है। वो विपक्ष आज जो मुद्दा विहीन विपक्ष है, आज कांग्रेस तो कोई आंदोलन कर नहीं सकती, दूसरे के आंदोलन में हिस्सा लेने की कोशिश करते, दूसरे के ललना को पलना में झुला रहे हैं। उन लोगों ने किसानों को भड़काया, उसमें विरोधी पार्टियां, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, आप जैसे दुनिया भर की जितनी पार्टियां हैं वो सब उसमें जिम्मेदार हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की सियासत में भी दिल्ली आंदोलन और उसमें हुई हिंसा हॉट टॉपिक बना हुआ है। जहां सामान्य दिनों में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद का सबसे करीबी व्यक्ति झंडा लेकर के लाल किला के प्राचीर में चढ़ जाए और झंडा फहराए तो ये दूर से दिखाई देता है ये सरकार के द्वारा प्रायोजित घटना है। कुछ ऐसे राजनीतिक दल वहां पर घुसे हुए हैं जिनको जनता ने नकार दिया है और अपने अस्तित्व बचाने के लिए वो किसानों के खांधे में बंदूक रख करके चलाना चाहते हैं। बहरहाल 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जल्द थमने वाला नहीं है। किसान नेता और विपक्ष इसके लिए सरकार और दिल्ली पुलिस को दोष दे रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस के मुताबिक परेड के दौरान किसान नेताओं ने वायदा खिलाफी की। सवाल बड़े हैं, क्या ये प्री प्लान था? क्या ये साजिश थी? अगर हाँ तो किसकी साजिश? सवाल ये भी, अब 1 फरवरी को प्रस्तावित किसानों के संसद मार्च को अनुमति दी जाएगी। इस ट्रैक्टर परेड के बाद किसान नेताओं के बीच में पड़ी फूट के बाद ये आंदोलन आगे कैसे चलेगा? केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाएगी, ये देखना भी अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो दिल्ली के कितने गुनहगार हैं, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक रामकिशोर दोगने जी हैं, राम कुमार पटेल जी हैं जो किसान नेता हैं, नवीन शेष हैं वो भी किसान नेता हैं, चंद्रशेखर साहू जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे पूरे पैनल से हम बात करेंगे, उसके पहले जो सवाल हैं उन पर भी एक बार बात कर ली जाए कि इतना सब हुआ जो कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं, उसमें कुछ नेता सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जिनका कहना है कि पुलिस को सरकार ने क्या आदेश दिया था, ये बड़े मायने वाली बात है। दूसरी एक और बात है कि दिल्ली में इतना सब हुआ, जैसा कि छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सामान्य दिनों में भी लाल किले के आसपास लोग नहीं जा पाते हैं, ऐसी स्थिति में वहाँ पर लोग कैसे पहुँचे। ख़ासतौर पर जिस दीप सिद्धू की बात की जा रही है जिसने जाके झंडा फहराया, उसका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कनेक्शन की बात भी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और फेसबुक और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उसमें उनकी जो संलिप्तता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, वो भी एक विचारणीय प्रश्न है। इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल से इनकार कर दिया, उसके बाद पुलिस ने अपनी क्या रणनीति बनाई? क्या यह सरकार प्रायोजित था या फिर किसान के बीच में ऐसे असामाजिक तत्व थे जो इस आंदोलन को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, या उनके बीच में कोई फूट जैसी बात थी? सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। सबसे पहला सवाल रामकिशोर दोगने जी से। आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक भी हैं, एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर खेती किसानी बहुतायत में होती है। पूरे आंदोलन को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से यदि आपकी पार्टी खासतौर पर राहुल गांधी जी ने बोला था किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, किसान एक बड़ा आगे जाके आंदोलन कर रहे हैं और इससे पूरे देश का माहौल ख़राब हो रहा है, किसान प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। यदि सरकार कार्रवाई करती, केंद्र सरकार या उसकी पुलिस, तो कांग्रेस का क्या रुख होता? और अभी जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार प्रायोजित है या सीधे तौर पर अमित शाह जिम्मेदार हैं, इस सारे मामले पर आपका क्या कहना है?
देखिए मिश्रा जी, इसमें साफ साफ स्पष्ट होता है कि सरकार इतने दिन तक क्यों नहीं सुन रही थी किसानों की बातें, किसानों से क्यों नहीं मीटिंग कर रही थी। मीटिंग जिस तरह से हो रही थी, मीटिंग में आपने देखा होगा 1 घंटे मीटिंग चली और वापस चले गए, 4 दिन बढ़ा दिया, 8 दिन बढ़ा दिए। ये तो इस तरह का टाइम बढ़ा रहे थे जैसे सोचो कि इसको नॉर्मल ले रहे थे। दोगले जी, मेरा सीधा सवाल है, हाँ जी, उस पृष्ठभूमि में नहीं जाता हूँ कि सरकार क्या कर रही थी। ये जो कल जो दिल्ली में हुआ उसके बारे में पूछना चाह रहा हूं आपसे, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कल की घटना में कौन सीधे तौर पर जिम्मेदार है और आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? कल जी देखिए, कल के जो घटना हुई है उसमें सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है। उनको मालूम था कि लाखों लोग अगर दिल्ली में आ रहे हैं तो कैसे व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था उनको बनाना चाहिए था, पुलिस को बनाना चाहिए था, सरकार को बनाना चाहिए था। सरकार इसके लिए जवाबदार है। और आपने देखा है कि जो झंडा फहराने वाला व्यक्ति है वो भाजपा का संलग्न व्यक्ति है और सांसद के साथ फोटो है, प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो है, गृह मंत्री जी के साथ फोटो। ऐसा आदमी जाकर अगर वह झंडा फहरा रहा है, वो जो अपने तिरंगा झंडा के अपमान कर रहा है, तो वो व्यक्ति जवाबदार है। तो ये सरकार जवाबदार, सरकार के लोगों ने किया है, भाजपा ने कराया है ये, और किसानों के साथ अत्याचार किया है। किसानों के साथ मिलकर इन लोगों ने प्लान कर इस आंदोलन को ठंडा करने के लिए या आंदोलन को समाप्त करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए किया है कि किसान यहां से चला जाए, किसान के साथ कुछ होगा तो ये निश्चित ही भाग जाएंगे। पर भागने वाले नहीं है। किसानों से जो बातें हो रही है, किसान बिल्कुल डटे हुए हैं और कांग्रेस भी डटी हुई है। अभी तो किसान सामने आए थे, अब कांग्रेस सामने आएगी किसानों के समर्थन में, क्योंकि अभी तक किसान चल रहे थे और कांग्रेस हस्तक्षेप नहीं कर रही थी, क्योंकि ये कहेंगे कि राजनीति कर रही है कांग्रेस। पर कांग्रेस अब राजनीति करेगी इस मामले पर और निश्चित किसानों के मुद्दे को उठाकर ये सरकार को घेरेगी और निश्चित इसकी आवाज उठाएगी और आगे इसकी लड़ाई लड़ेगी किसानों की, क्योंकि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा, किसान को गुलाम बनाने वाले कानून है, इसलिए इतना विरोध हो रहा। और इतने लाखों लोग विरोध करने के बाद सरकार समझ नहीं रही है, तो निश्चित है इसके पीछे कि सरकार का कोई प्लानिंग थी, सरकार के बड़े उद्योगपतियों के हाथ के सामने बिक गई है, बिक गई है। आप बताइए, लाल किले के बोल रहे अपमान हो गया, आपका व्यक्ति झंडा फहरा रहा, लाल किला का अपमान हो गया। आप लाल किले को बेच रहे हो, आप लाल किले को बेच रहे हो, उसमें अपमान नहीं हो रहा। आपने लीज पे दे दिया, उसमें अपमान नहीं हो रहा। आप गवर्नमेंट की कंपनियां बेच दी, उसमें अपमान नहीं हो रहा। रेलवे बेच दी, उसमें अपमान नहीं हो रहा। और देश रामकिशोर जी सीधे मुद्दे पर आते हैं। रामकिशोर जी सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपने बोला कि किसानों के आंदोलन को अब कांग्रेस आगे बढ़ाएगी, तो ये क्या आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है? एक बात। दूसरी बात, यदि मान ली जाए कि दीप सिद्धू का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कोई कनेक्शन भी, यदि आपकी बात को सही माना जाए तो जो बाकी लोग घोड़े पे सवार थे, जो ट्रैक्टर चला रहे थे और जो पुलिस की गाड़ियों पर और बसों पर लगातार अटैक कर रहे थे और जिनके हाथों में तलवारें थी, वो लोग कौन थे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे? उनके बारे में भी थोड़ा बताएं आप। और ये जो आपने बात बोली कि कांग्रेस किसानों के आंदोलन को आगे बढ़ाएगी, तो क्या ये आपकी पार्टी का स्टैंड है या आपका ऐसा व्यक्तिगत मानना है? ये नहीं, पार्टी भी स्टैंड लेगी, क्योंकि किसानों के साथ खड़ी है पार्टी और हमेशा किसानों को नहीं, आपने बोला ना पार्टी सामने आएगी, अभी तक तो किसान आंदोलन कर रहे थे। किसानों का समर्थन करती है और समर्थन करती आ रही, जगह जगह हमारे यहाँ कार्यक्रम अभी समर्थन कर रही थी पार्टी। और समर्थन में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अभी 23 तारीख को आपने भोपाल में देखा, आयोजन हुआ है, जगह जगह आयोजन है, हर जिले में आयोजन हो रहे हैं। तो हम अभी समर्थन कर रहे थे और उनकी मांगों को उठा रहे थे कि उनको समर्थन कर रहे हैं हम। अब साथ में हम सहयोग करेंगे और आगे बढ़ाएंगे इसको। निश्चित है ये पार्टी का स्टैंड भी रहेगा ये। और जो लोग घोड़ों पे सवार थे, जिनके हाथों में तलवारें थी, उनके बारे में कुछ बोलेंगे आप? निश्चित है वो भाजपा का आदमी है और भाजपा के लोगों ने ये कराया है, इन लोगों की मिलीजुली। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से चंद्रशेखर साहू जी हमारे साथ हैं। साहू जी, जिस तरह की बात रामकिशोर दोगने जी ने की है, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कराया। इस मामले में चाहूंगा कि आप उनका जवाब दें। देखिए, वो ऐसी अनर्गल बातचीत कर रहे हैं तो उसका जवाब देना ही बिलो डिग्निटी की बात है। और जो आपने सवाल किया कि ये क्या कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है, तो वो लड़खड़ा गए, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। मैं खुद भी नहीं जानता कि रामकिशोर कौन है। मैं तो दिग्विजय सिंह जी के साथ काम किया हूँ,
और भी पुराने नेता हैं जितने कांग्रेस के, उनको भी जानता हूँ, और भी जितने लोग हैं, लेकिन ये जो नाम आप बता रहे हैं ये कौन है, कहाँ किस मलबे से आए हैं, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे देखिए, मुझे बोलने दीजिए आप एक बार मुझे बोलने दीजिए, मैंने बहुत सुना है आपका। शिरीष जी आप बोलिए। शिरीष जी, आप जिन लोगों को इस पैनल में बिठाए हैं, मैं नहीं जानता हूँ कौन कहाँ से क्या है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, न तो दिग्विजय सिंह जी बता पा रहे हैं, न रविंद्र चौबे जी बता पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बयानात इन घटनाओं के बाद वो दे रहे हैं, वो अब तक के इतिहास का सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना और बचकाना बयान है। वो केवल और केवल अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए, केवल अपने को स्थापित करने के लिए विद इन द पार्टी और विद इन द स्टेट, ये उनकी असफल कोशिश है। और कुल मिला के ये घटना देश के लिए शर्मसार घटना हुई है। भारतीय गणतंत्र के 72वें वर्षगांठ में घटना घटी है, तो उस घटना को एक प्रकार से छोटा रूप देने का इनका प्रयास है। और देख लीजिए आप जितने देर बातें हुई, जितने कई दौर की बातें होती रही, उसके बाद भी कहीं हमारे कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री जो मध्य प्रदेश से आते हैं, कभी इरिटेट नहीं हुए, कभी उन्होंने नहीं कहा कि आप इस प्रकार से बात कर रहे हैं, उस प्रकार से बात कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से बातें सुनी, बातें रखी। आगे के लिए भी उन्होंने कहा हम 1.5 साल तक के कानून को मुलतवी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, आप केंद्र सरकार के में जो कार्यपालिका के लोग हैं उनकी बात नहीं मानेंगे, आप अब किसान नेताओं की बात नहीं मानेंगे, आप देश का जनमानस नहीं सुनेंगे, तो आप करेंगे क्या? अराजकता पैदा करेंगे क्या? देश को ऐसे ही बांटने की कोशिश करेंगे? और ये कांग्रेस जो कि राजनीतिक अस्तित्व के लड़ाई को अभी लड़ रही है, और कुछ नेता जिनका नाम मैंने अभी लिया है वो भी अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे प्रदेश के एक कहना चाहिए एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति, लेकिन वो जिसके शिष्य हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी के पट्ट शिष्य कहे जाते हैं, तो जैसा उनका बयान का रुख रहा है अभी तक के इतिहास में, वैसा ही बयान इन्होंने दे दिया। अरे भाई, आपको मालूम है क्या कि किसके आदमी किसके नहीं है? वहाँ पर तो आप पार्टी के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद है ही नहीं। पहली बात तो ये तय कर लीजिए, और कहाँ पर है, किसके साथ हैं। यदि आपको लगता है तो आप अपने प्रदेश के ओर से और राष्ट्रीय समिति की ओर से, अपने नेताओं की ओर से बात करिए, न्यायिक जांच की मांग उठाइए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जस्टिस इसमें जांच कर सकते हैं। आप सीबीआई जांच की मांग करिए, आपको लगता है तो आप ज्वाइंट कमेटी की गठन करने की बात करिए। आप इस तरीके से बात करके, इतनी बड़ी घटना है, चंद्रशेखर साहू जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। निम्न स्वरूप दे रहे हैं, एक ऐसा स्वरूप दे रहे हैं जिसकी विद्युक्ता पर जितना भी भर्त्सना किया जाए, जितना भी निंदा की जाए, कम है। सुरेश जी, चंद्रशेखर साहू जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मेरे 2 सवाल हैं। इतनी बड़ी घटना हुई तो केंद्र सरकार के पास क्या इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था? और यदि ये घटना हो रही थी तो उस समय पुलिस ने एक्शन लिया? क्यों उनको वहां तक जाने दिया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? सरकार जिम्मेदार नहीं तो फिर कौन जिम्मेदार है? पुलिस जिम्मेदार नहीं तो फिर कौन जिम्मेदार है? इतना बड़ा तंत्र क्या कर रहा था, वो भी गणतंत्र दिवस के दिन, जब दिल्ली में सुरक्षा सबसे हाई अलर्ट पे होती है, सामान्य लोगों को भी जाने आने में परेशानी होती है। और किसानों का जब रूट डिसाइडेड था तो फिर उस रूट को कैसे वायलेट किया उन्होंने? उस समय पुलिस कहाँ थी? उस समय अर्धसैनिक बल कहाँ थे? और इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वहाँ तो कई तरह का इंटेलिजेंस है। मेरा कहना है शिरीष जी, मेरा ये कहना है, ठीक है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप ही कह दीजिए ना न्यायिक जांच की जरूरत है करके। आप तो एंकरिंग कर रहे हैं, कह दीजिए न्यायिक जांच की जरूरत है। मैं कैसे कह सकता हूं? आ जाएगा कौन क्या कर रहा है। तो राजनीतिक दल ही मांग कर सकते हैं ना। सारी व्यवस्थाएं थी, गणतंत्र दिवस के दिन परेड चल रहा था, रफाल का सारा प्रदर्शन हो रहा था, तो इसीलिए तो मैंने निवेदन किया ना कि ये यदि न्यायिक जांच की मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से उठा
ये सब बातें कहने के बजाय आप टू द पॉइंट कहिए, विद इन द फ्रेम कहिए, विद इन द सब्जेक्ट कहिए। और इतनी बड़ी बात जिसको आज आईबीसी ने बहुत गंभीरता से उठाया है, आपने भी इसकी संजीदगी से इस बात को रखा है कि आज पूरा देश शर्मसार हुआ है और किसानों के आड़ में, किसान नेताओं के आड़ में कुछ ऐसे तत्व तो नहीं शामिल हो गए जिसकी जांच होनी चाहिए। हम भी जांच की बात कर रहे हैं, हम भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी ने कराया, आप कह रहे हैं फलाने ने कराया, फलाने मंत्री ने कराया, और मैं कह दूं कि कांग्रेस ने कराया। ये क्योंकि बात बनेगी क्या? कुल मिला के ये घटना बहुत दुर्भाग्यजनक है देश के लिए, और पूरे दुनिया के लोग इसमें इस प्रकार से कभी भी अपेक्षा किसी को नहीं थी, किसी को अपेक्षा नहीं थी कि इस प्रकार से करेंगे जैसा ये पुलिस के साथ भिड़ंत कर रहे हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि आपने आश्रू गैस क्यों छोड़ा, पहले जब आंदोलन शुरुआत हुआ तो आप कहेंगे सख्ती से निपटो, फिर कहेंगे सख्ती से निपटा जाए, तो आपने कहा सख्ती से क्यों निपटे, यानी चित भी मेरी पट भी मेरी। ये जो चंद्रशेखर साहू जी, आपने बहुत अच्छी बात की, कांग्रेस ने चित भी मेरी पट भी मेरी की बात की है। ये जो टाइम ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होते हैं। हमारे साथ दो बड़े किसान नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। मेरी जूनियर पटेल जी, आप पूरे ये जो घटनाक्रम हुआ, 58 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है, कल का जो घटनाक्रम था गणतंत्र दिवस पर, जिस तरह से घटना हुई, हिंसा हुई, किसानों के हाथ में जिस तरह से हथियार थे, उसके अलावा लाल किले पर जो हुआ, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? जी, ये किसान आंदोलन को वार्ता के बीच में लंबा कराया जा रहा था। ये आंदोलन बहुत पहले ही इसमें समझौता हो जाना चाहिए। कल की घटना जो थी वो लाल किले की घटना प्रशंसनीय नहीं है, निंदनीय है, और उसमें हमारे जो किसान संयुक्त मोर्चा है उसका कोई हाथ नहीं है। दूसरे, इन्होंने जो रूट तय किया है दिल्ली में, किसानों को वो रूट को बंद कर दिया और दूसरा रूट दिखा दिया, जबकि जो रूट तय था तो पुलिस वालों को गाइड को बताना चाहिए था, कंफ्यूज भी किया रैली को। तो किसानों की बहुत बड़ी गलती नहीं है, लाल किले की घटना निंदनीय है। और भारत सरकार जो है, मोदी जी और अमित शाह जी, किसानों से वार्ता की एक सीमा होती है। ये अध्यादेश आप लाए हो, इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाओ। आपने कहा हम दुगनी कर देंगे आमदनी, इससे आमदनी कहाँ दुगनी हो रही भाई? किसान का ज़मीनें दुगनी गायब हो जा रही है। तो किसान आंदोलित है, और भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद, बारडोली के बाद ये पहला आंदोलन है जो हिंदुस्तान में इतनी व्यापक तरीके से हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा नरेंद्र मोदी जी से कि आपकी सरकार जो है 90% लोग किसान के वोट दे के बनाए हैं, उनकी बात को सुनो, इसको मैंडेट मानिए, आप बिल को वापस लीजिए और नए सिरे से ड्राफ्ट करिए जो किसानों में हित में हो। बिल वापसी के अलावा किसान मानेंगे नहीं, और किसान जो है पूरी तौर पर आंदोलन के लिए तैयार है। ये वही किसान है जो आज़ादी की लड़ाई में लड़ा, यही कोई किसान है जो मंदसौर में सरकार बदलने में गोली कांड हुआ। तो किसानों की महत्ता को सरकार पहचाने, और वार्ताओं का हिंडोला महल पेंडिंग, आज आना कल आना, फिर बात, अरे 2 साल के लिए पोस्टपोन कर रहे हो तो आपको ख़त्म करने में क्या तकलीफ है? उसको ख़त्म करो, नए सिरे से अध्यादेश ले आओ। पटेल साहब, आप किसानों के हित में हो। इतनी 2 लाइन के समझौते को प्रतिष्ठा का प्रश्न। पटेल साहब, आपने 2-3 बातें की। आपका कहना था कि पहले समझौता हो जाना चाहिए था, एक बात। दूसरा, आपने कहा कि किसानों का जो तय रूट था उसके बदले बाद में नया रूट दिया गया। लेकिन सवाल ये है, किसानों को चाहे नया रूट भी दिया गया और किसान उस रूट पे गए या नहीं गए, किसानों के हाथ में, जो किसान थे उनके हाथ में जो हथियार थे, जैसे उनके हाथ में तलवार थी, घोड़े पे सवार थे, जबकि बात ट्रैक्टर रैली की हुई थी। ये सब, इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? जी, वो कौन लोग थे? वो किसान थे या कोई दूसरे लोग थे? तलवार, हथियार, ये मेरे ख्याल से जो इसकी जांच का विषय है, भारतीय किसान यूनियन और जो 32 संगठन है उससे संबंधी लोग नहीं थे। ये उनके अतिरिक्त कोई बता रहे थे कि दूसरे लोग हैं जो उस रूट पे आ गए, लाल किले वाली रूट पे। तो इसकी जांच का विषय सरकार जांच कराए। और हमको ताजुब है भाई साहब
कि इतनी बड़ी सुरक्षा होती। आम दिन में आप लाल किले घूमने जाओ तो 10 जगह चेकिंग होगी, टिकट मांगेंगे, सब कुछ मांगेंगे। उतने सारे लोग वहाँ चल गए, इनकी सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रही थी? इट इज़ टोटल फेल्यूर ऑफ द होम मिनिस्टर और पुलिस की फेल्यूर है। अगर वो उनको जाने नहीं देते तो वहाँ लाल किले की ऐतिहासिक चीज़ जो है, एक धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है, उस पर तिरंगा झंडा की जगह दूसरा झंडा चढ़ाया जाना, ये तो राष्ट्र का अपमान है और इससे कोई भी भारतीय सहमत नहीं होगा। हम लोग भारतीय हैं, राष्ट्र पहले है, आंदोलन सेकेंडरी है, किसान का हित सेकेंडरी है। राष्ट्र का सम्मान सर्वप्रथम होना चाहिए और राष्ट्रीय सम्मान के लिए किसान मर मिटने को तैयार है। मैं भारतीय किसान यूनियन की ओर से और हिंदुस्तान के किसान भाई जो आज जितनी मुस्तैदी से यहाँ दिल्ली बॉर्डर में इकट्ठे हुए हैं, मेरे ख्याल से इतिहास में कभी नहीं हुआ। और मोदी जी से निवेदन है, करपत्र निवेदन है अमित शाह जी से कि बिल वापस ले करके किसानों को उनको खेती करने दीजिए और नए सिरे से आप अध्यादेश लाएं। यही एकमात्र रास्ता है। इस पर अड़ियलपन करने से देश का भी नुकसान होगा, किसानों का भी नुकसान होगा। न देश का भला होगा न किसानों का भला होगा। ठीक है राम कुमार जी, आपने अपनी बात बहुत ही संयत तरीके से, बहुत मर्यादित ढंग से रखी और अपनी मांग को भी बहुत अच्छे ढंग से रखा। आप एक और किसान नेता हमारे साथ हैं नवीन शेष जी, उनसे जानना चाहेंगे कि जो बात राम कुमार जी ने की, जो दोनों पार्टी के नेताओं ने बात की, उन बातों से वो कितने सहमत हैं। दिल्ली में हिंसा जो हुई और किसानों या जो भी लोग प्रदर्शनकारी थे जिनके हाथ में तलवार थी और बाकी घोड़े पे सवार थे और जिस तरह से वो ट्रैक्टर चला रहे थे और पुलिस के वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे थे, पूरे घटनाक्रम को आप कैसा देखते हैं? कौन लोग थे जिन्होंने ये किया? जैसे कि बात राम कुमार जी ने की कि जांच का विषय कौन लोग थे, किसान तो नहीं थे उनका कहना है। आप क्या मानते हैं, कौन लोग थे? नहीं, पहली बात तो शिरीष जी, मैं एक तिरंगे के अपमान को राष्ट्रीय शर्म बताऊंगा और गणतंत्र पर गदर जो हुआ है वो अक्षम्य अपराध है। अच्छा, ये बीकेयू की ये क्या इतनी क्या जरूरत मांग थी, जरूरी आवश्यक मांग थी कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड की जाए? दुश्मन देशों को आनंद देने वाली हरकतें हमारे देश में क्यों बार बार होती है? और ऐसे कौन लोग हैं जो लोग ये काम कराकर राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं? दिल्ली पुलिस ने बार बार इनको चेताया कि एक 308 फर्जी ट्विटर हैंडल पाकिस्तान द्वारा बनाए गए जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, उस पर भी सावधानी नहीं बरती गई। भोले भाले किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर ये कौन सा अपना एजेंडा सिद्ध करना चाहते हैं? और ये कौन लोग हैं जो किसानों के खून के साथ गोली चले, लाठी चले और फायदा लेना चाहते हैं? ये आप पटेल जी कह रहे थे कि लाल किले में इतनी सुरक्षा रहती है तो क्या करते हैं? पुलिस उनको गोली मारती, जो जबरदस्ती घुस गए पुलिस वालों को मार रहे थे। ये किसान कहते हैं कि जवान हमारे बेटे हैं, जवान किसान के बेटे हैं, और वो उन्हीं जवानों को कल रौंद रहे थे ट्रैक्टरों से, लाठियों, तलवारों और भालों से मार रहे थे। तो ये किसान के अपने ही बेटों को मार रहे थे, देखिए। और ये जो तथाकथित नेता हैं, इनकी तो अतीत की भी जांच की जानी चाहिए कि इनका अतीत क्या था और इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। भारतीय किसान संघ का कहना है कि जो समिति बन रही है, कमेटी बन रही है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं मान रहे थे। अभी जो समिति बन रही है, कमेटी बन रही है, उसमें सभी विद्वानों को, किसान संघ के लोगों को, बीकेयू के भी लोग रहें, वैज्ञानिक रहें, ऐसी एक पूरी समग्र रूप से समिति बनाई जाए और किसानों के लिए अच्छा चिंतन करके इसमें कुछ नवाचार किया जाए। और एक बात इन्होंने कही कि किसानों की जमीन चली जाएगी, इस कानून में कहीं भी नहीं लिखा है कि जमीन जाएगी। ये बार बार यही बोल बोल के बरगला के पंजाब के किसानों को लाएगी। चलिए नवीन जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, उस पर मैं राम कुमार जी का वर्जन जरूर लेना चाहूँगा। राम कुमार जी, नवीन जी का कहना है कि वो किसान, जो लोग वहाँ आ रहे थे, पुलिस क्या करती, उनके ऊपर गोली चलाती। जैसा कि आपने कहा कि इस बात की जांच होना चाहिए कि वो लोग कौन थे। यदि पुलिस गोली चलाती और किसी की जान जाती, तब क्या आप बोलते कि वो दूसरे लोग थे जिनकी जांच होनी चाहिए, वो किसान थे या नहीं थे? इसका उत्तर जरूर चाहूँगा। जी, जैसे वो लोग जा रहे थे, अगर वहाँ पर्याप्त गार्ड होती तो रोक लेती।
गार्ड आपने विजुअल देखे होंगे किस तरह से उनको जो वहां पर लाल किले के चारों ओर खाई बनी हुई है उसमें पुलिस वालों को गिराया गया, वो कैसे गिरे। मेरा सवाल सीधा है कि यदि पुलिस गोली चलाती और उसमें कुछ लोग यदि मारे जाते तो फिर किसान नेताओं का क्या प्रतिक्रिया होती, वो क्या बोलते हैं कि वो असामाजिक तत्व थे या किसान थे? जैसा कि अभी आपने बोला कि वो असामाजिक तत्व थे या क्या थे, इसकी जांच होनी चाहिए, तो तब भी आप ये मांग करते हैं कि वो कौन थे, इसकी जांच होनी चाहिए। श्री जी, जब जवान हम किसानों के बेटे हैं, हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बता बाजी दूं, लाल किले में जैसे ही आप मेन गेट में घुसते हैं, पहली बात तो वो लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर आपकी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कारगर होती तो लाल किले के अंदर वो जा ही नहीं पाते। नहीं, मेरा सवाल दूसरा है पटेल जी, कि यदि पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई करती तो फिर आपका स्टैंड क्या होता? जी श्री जी, अब किले के ऊपर जाकर के जैसे उनने धक्का, नवीन जी, बेटे ही जवान है, किसान के बेटे ही जवान है, तो जवानों पर कैसे इन्होंने लाठी और बर्छी से हमला किया? और वही जवान जब इनको रोकने के लिए अगर मान लो गोली चलाते तो लाशों पर सब राजनीति करते। आज का विषय कोई चाह रहा था कि नरसंहार हो किसानों का, कहीं ना कहीं राजनीतिक, कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्र था। एक छोटा सा सवाल और उसका छोटा सा उत्तर चाहूंगा कि इसका आगे स्वरूप क्या होगा? किसान आंदोलन जैसे 2 संगठन बाहर हो गए हैं, तो बाकी जो बचे हुए हैं 39 संगठन, उनका क्या होगा? किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? 1 फरवरी को जो मार्च होने वाला है उसका क्या होगा? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी, आपसे पूछ रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मैंने पहले ही कहा था कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाई हुई है उसे माना जाए। सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान होना चाहिए देश में, संविधान का सम्मान होना चाहिए। चलिए, आपकी बात पर राम कुमार जी का वर्षन ले लेता हूँ। एक 10 सेकंड जी। जो कमेटी बनी है उसमें सभी वर्गों के लोगों को रखना चाहिए, सभी वर्गों से मतलब जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और उस कमेटी से जो अपने पास आइडियाज हैं उसे फिर कानून में संशोधन करके लाया जाए। कानून वापस करना कोई निराकरण नहीं, कानून में संशोधन होना किसानों के लिए फायदेमंद होगा। ये भारतीय किसान अध्यादेश और बिल आया है, ये संसद लाई है। राम कुमार जी केवल समझौता कराने के लिए। राम कुमार जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, आपको ही मौका दे रहा हूँ। जो बात नवीन शेष जी ने बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बना दी है उसको क्यों नहीं मान रहा है, एक बात, और दूसरा ये आंदोलन का आगे जाके स्वरूप कैसा होगा ये जानना चाह रहा हूँ। उस कमेटी को और बड़ा करना चाहिए, सभी क्षेत्रों से लेना चाहिए लोगों को, दक्षिण से, नॉर्थ से, उत्तर से। डॉक्टर साहब, सर्वोच्च न्यायालय जब बीच में आया, जब सरकार और किसानों के बीच में बात नहीं बनी, सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाने की पहल पहले से नहीं की, संसद के द्वारा कमेटी बनी है, और संसद और सरकार के बीच में, किसानों के बीच की बात थी। जब दोनों की वार्ता नहीं बनी, जब सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, उसका कोई डिसीजन नहीं है, वर्डिक्ट नहीं है। अब आप उस कमेटी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इस बिल को वापस ले सकते हैं और नया बिल बनाएं। जी पटेल साहब, आप उस कमेटी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपका प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, श्री जी ये पूछना चाहिए। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने तो मजबूरी में अस्थायी स्थगन दिया, मतलब सलाह दी। नवीन जी, राम कुमार जी को बोलने दीजिए ना। जरूरी नहीं, कोई डिसीजन नहीं का वर्डिक्ट, दैट इज मेंट। श्री जी, मैं थोड़ा इंटरव्यू करूंगा। एडवाइस है, वर्डिक्ट है कि अगर सरकार नहीं कर रही तो ये रास्ता हो सकता है। नहीं, आप उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको उसके पास जाना ही होगा, किसानों को उसके पास जाना होगा, जिनको भी आपत्ति है या जो उसके समर्थन में है वो उस कमेटी के पास जाएं, तो क्या कहाँ दिक्कत है? और आपका जो आंदोलन है उसका आगे स्वरूप क्या होगा? सर हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पिक्चर में जब आए, जब सरकार और किसानों की वार्ता हिलडुल रही थी, लोगों ने अपील की कि आप हस्तक्षेप कीजिए। जब सर्वोच्च न्यायालय ने तब हस्तक्षेप किया। वो वर्डिक्ट ये नहीं कि आप इसको माने, उन्होंने एक बीच का रास्ता बताया। नहीं, पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस कमेटी के पास ही जाना पड़ेगा, तब हम कोई निर्णय लेंगे, इसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। हाँ,
वो जो फाइनल निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय लेगा उस रिपोर्ट के पश्चात ही लेगा। जब किसान उनका एक मेंबर इस्तीफा दे गया, मैं कुछ बात जोड़ना चाहता हूं। कमेटी को नहीं रहते तो अब बचे 3। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय का मैं सम्मान करते हुए उनका जो अंतिम निर्णय होता तो वो मान्य होता। ये तो सुझाव चंद्रशेखर साहू जी कोई बात कहना चाह रहे हैं। सुझावात्मक एक निर्णय है। चंद्रशेखर जी आप अपनी बात कह सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंडेटरी नहीं जी, राम कुमार पटेल जी बहुत सुलझे हुए किसान नेता है निश्चित रूप से, और भारतीय किसान संघ की ओर से श्री नवीन जी ने बहुत निष्पक्ष रूप से तथ्यात्मक बात रखी। मेरा यह कहना है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला ये दे दिया है कि ये कानून मुलतवी रहेगा। पहली बात तो ये कि इसकी प्रभावशीलता ख़त्म हो गई आज के डेट में। ये तीनों कानून पर रोक लगा दी है, पहली बात। और ये लीगल एक प्रकार से आपके पास स्टेटस आ गया है कि ये कानून प्रभावशील नहीं है। उसके बाद जो परिस्थितियां हैं, उसके बाद जो स्थितियां हैं, उसके लिए जो कमेटी है उस पर आपके सामने बातचीत हो रही। चलिए तो रामकिशोर दोगने देश के सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानेंगे, बातचीत पर विश्वास नहीं किया तो लोकतंत्र पर आपका विश्वास, मेरा कहना यह है कि लोकतंत्र पर विश्वास है कि नहीं है हमारे नेताओं को, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे दूसरे पार्टी हो। यदि लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। चलिए रामकिशोर दोगने जी से पूछ लेते हैं कि उनको लोकतंत्र पर विश्वास है कि नहीं है। और दूसरी बात जो चंद्रशेखर साहू जी ने कही कि कांग्रेस इस मामले में जांच की मांग क्यों नहीं करती, सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करती? आप क्या चाहते थे कि नरसंहार हो जाए? हम लोग लोकतंत्र में पूरा विश्वास करते हैं। उनको स्वतंत्रता है, लड़ाई के लिए 19 महीने में खुद जेल में दुनिया भर की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र की लड़ाई, लोकतंत्र की भाषा हम लोगों को मत सिखाइए, क्योंकि लोकतंत्र जो है, हाँ, लोकतंत्र जो है हम लोग मैंने आपको कहा ना सुलझे हुए नेता है, लोकतंत्र है तो देश हमेशा में थे, प्रगति कर रहा साथ में हम लोग जानते हैं। लेकिन रामकिशोर जी केवल आप ये कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं मानेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, किसकी बात मानेंगे भाई? जी मेरा ये कहना है। और बारडोली के बाद बहुत सारे आंदोलन हुए। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, शरद जोशी का आंदोलन है 1983-84 में 25 दिन तक के नेशनल हाईवे को जाम किया गया था, सारी बैलगाड़ियां वहां थी। आज की तरह 12 लाख रोटी बनाने का मशीन लेके नहीं थे। आप याद करिए शरद जोशी का आंदोलन महाराष्ट्र में दिल्ली के बहुत बड़ा गुनाहगार हैं ये बताने में हमारे जो पैनल के लोग हैं बहुत ज्यादा उसके करीब नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो भी हुआ दिल्ली में 26 जनवरी को, वो पूरे लोकतंत्र को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है और देश का नाम खराब करने के लिए भी काफ़ी था। नेताओं को कब इन सब बातों पर शर्म आएगी, कब किसान नेता या जो उनके आंदोलन में शामिल हुए उसमें असली गुनाहगारों को ढूंढ पाएंगे, तभी हमारी इस चर्चा की कुछ सार्थकता होगी। चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।